हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। यदि किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं तो टॉर्क कैसे निकालना वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। लेकिन हम डायपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो उस पर वर्क कैसे होता है वो हम इस डेरिवेशन में जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको मैंने डिलीवर कर दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों की भी हेल्प कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सके, कंटिन्यू आपको नए वीडियो मिल सके। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 17, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें तो उसे रोटेट करने में हमें क्या वर्क मिलता है, उस वर्क के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 17 लेक्चर हो गए, मतलब मैंने 16 लेक्चर आपको पढ़ा दिए। प्रीवियस लेक्चर को एक बार स्टडी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ताकि जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो बिना देरी शुरू करते हैं हमारे डेरिवेशन को। देखिए, अब यहाँ डायग्राम की फिर से बात करूँ मैं तो देखिए यहाँ डायग्राम वही बना हुआ है जो मैंने पहले बनाया था। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड शो हो रहा है, उसमें एक डायपोल रखा है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, वो मैंने उसको कैसे रख दिया, इसके पैरेलल रख दिया, और फिर उससे इस पैरेलल से इस थोड़े से एंगल थीटा के साथ मैंने इसको रोटेट करवाया है। ये एरो दिख रहा है आपको, रोटेट कराने में वर्क किया होगा, उसी वर्क के लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। तो देखिए, हम पूरा डिटेल वो दे देते हैं कि लेट वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म है, उसमें एक डायपोल रखा है। डायपोल के एक सिरे पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे सिरे पे माइनस क्यू चार्ज है, उसका सेंटर ओ है। जब हम उसे घुमाने के लिए वर्क करते हैं तो वो एक दूसरी कंडीशन में थीटा एंगल के साथ घूम जाता है और हमें वो वर्क मिल जाता है। अब बाकी तो सब कंडीशंस आपको मालूम है कि इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 12 होती है। इस पर टॉर्क के लिए जो दो फोर्सेस लगते हैं वो क्यू ही होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। यही बातें सब इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है, हम उससे भी समझ लेते हैं। अ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ई। एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस किया गया है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जो शुरुआत की इस कंडीशन है उसमें वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। देखिए, कभी कभी छोटे क्वेश्चन आते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछेंगे तो आप सीधा कह दीजिएगा कि जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं और वो डायपोल होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल होता है, उससे कोई एंगल नहीं बनाता, अर्थात 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट विच रोटेट्स इट विथ थीटा एंगल। इस पर टॉर्क वर्क करता है। देखिए, ये वर्क कर रहा है टॉर्क, जिससे वो इसको कितने एंगल से घुमा देता है, थीटा एंगल से घुमा देता है। सो वर्क डन इन रोटेटिंग अप डायपोल डी थीटा इन एंगल डी डब्ल्यू। अब हम ये मान लें, यहाँ थोड़ा समझने की बात आ रही है कि हमने यहाँ क्या किया है, हमने ये किया है कि इसे थीटा एंगल से घुमा दिया है, लेकिन हमें पूरा थीटा एंगल एक साथ नहीं मिलेगा। हम ये करते हैं कि थोड़ा थोड़ा थीटा एंगल बनाते हैं। तो डी थीटा है ना, छोटा एंगल डी थीटा लेते हैं, उसको डी थीटा से थोड़े एंगल से घुमाएंगे, जरा से एंगल से, तो हमें वर्क भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो उसे हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, डी डब्ल्यू से। तो यदि हम डेल्टा के फॉर्म में यदि एंगल को ले रहे हैं तो वर्क भी हमारा डेल्टा के फॉर्म में आना चाहिए। सो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला मालूम है। लेकिन यहाँ फोर्स कौन सा है, फोर्स हमारा टॉर्क है, क्योंकि दो कपल्स, मतलब ये कपल लग रहा है इसके ऊपर, जो उसके ऊपर कपल मोमेंट बना रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो फोर्स हमारा क्या होगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क हमारा छोटा है, डी डब्ल्यू, हमने डी डब्ल्यू लिख दिया। फोर्स या टॉर्क को हमने लिख दिया टाउ, और डिस्प्लेसमेंट हमने थोड़ा सा किया है, इसलिए डी थीटा। ध्यान रहे, वर्क छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात देख रहे हैं कि टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अब डायपोल θ1 टू θ2। अब कोई θ1 एंगल है, वहाँ से शुरू करें और θ2 तक ले जाए, जिसकी वैल्यू हम बाद में ले सकते हैं, लेकिन हम एक एंगल से स्टार्ट करके दूसरे एंगल तक ले जाएं तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो जब छोटे वर्क को टोटल वर्क में चेंज करना होता है तो इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो वहाँ से आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मैं इसका इंटीग्रल करूँगा और वो मैं आपको बताऊँगा कि छोटे वर्क से। जैसे मान लीजिए एक मकान की पूरी दीवार है, वो दीवार जो होगी एक साथ नहीं बनती, उसमें ईंट लगी होती है, कई ईंटों को जोड़ जोड़ के स्टेप्स बनाई जाती है, स्टेप से दीवार बनती है। वैसे ही इसे हम एक इमेजिन कर लें कि एक ईंट है और इसे इस हाइट से इस हाइट तक ले जाना है, तो वो दीवार बन जाएगी, वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो हम इसे टोटल वर्क करेंगे। तो देखिए आप, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ डी डब्ल्यू है, उसका इंटीग्रल कर रहे हैं। तो हमें किस एंगल से कहा है, θ1 से θ2 तक, और इक्वल में हमें कहा है टाउ इंटू डी थीटा, उससे भी हमें डिस्प्लेस करना है θ1 से θ2 तक।
ये आपको इंटीग्रल का स्टेप समझ में आ गया। इंटीग्रल मैंने साइन यूज़ किया है स्टूडेंट्स, ये सभी जानते हो आप लोग। और लिमिट लगी हुई कि θ1 से θ2, जहाँ से स्टार्ट करना है वो लोअर लिमिट होती है, जहाँ तक पहुँचना है वो हायर लिमिट होती है। तो θ1 से θ2 तक, तो इधर भी θ1 से θ2 तक। लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रल लगा दिया, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रल लगा दिया। अब यहाँ पे तो हो गया dw θ1 से θ2, इसका मतलब ये तो हो गया टोटल वर्क, कंप्लीट ही हो गया वर्क, इस तक तो वर्क आ गया। यहाँ पे हम यदि वैल्यू रख देते हैं, देखिए θ1 θ2, टाउ की वैल्यू रख दें तो वो होती है PE sin θ इंटू डी थीटा। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि मैं साइड में मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। टाउ हमने डेरिवेशन में निकाल लिए वैल्यू, टाउ इक्वल टू PE sin θ। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया, आपने देखा। अब इंटीग्रल करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है, आप सभी जानते हैं, आपने इंटीग्रल को पढ़ा होगा, नहीं तो मैं एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे डी थीटा है, तो डी थीटा है तो हमें थीटा के फंक्शन को अंदर रखना होता है, यानी साइन थीटा को अंदर रखना होगा। जबकि पी और ई हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो इन्हें हम बाहर निकाल देंगे। तो इनको बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रल θ1 टू θ2 और पी ई को हमने बाहर निकाल दिया, तो इधर बच रहा है हमारे पास साइन थीटा डी थीटा। अब आप ये भी जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू थी, फार्मूला है माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो W इक्वल टू पी तो हमारा लिमिट के बाहर है, इंटीग्रल हम लगा देते हैं, तो इंटीग्रल हमने साइन थीटा डी थीटा का किया तो वो हो गया माइनस कॉस थीटा, और जो लिमिट लगी है वो θ1 से θ2 वो ब्रैकेट पे राइट हैंड साइड में लगा देते हैं, θ1 से θ2। ध्यान रहे लिमिट जो होती हैं उन्हें जब इंटीग्रल कर दिया जाता है तो उसे राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ हमने रख दिया। अब इसमें लिमिट लगाने के पहले हम एक स्टेप बना लेते हैं जो ईजी करेगी हमारी अगली स्टेप को, वो है W इक्वल टू माइनस साइन जो दिख रहा है इसको बाहर निकाल लीजिए। अब माइनस PE अंदर बच गया कॉस थीटा, और लिमिट वो हमारी θ1 से θ2 ही है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमें लिमिट को अप्लाई करना है, तो माइनस PE लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, सुनिए। लिमिट अप्लाई करने के लिए जो अपर लिमिट है वो पहले अप्लाई होती है, बीच में माइनस साइन लगता है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई होती है। तो कॉस थीटा के प्लेस पे पहले θ2 आएगा, बीच में लगेगा माइनस साइन, फिर थीटा के प्लेस पे आएगा θ1। तो अब देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा के प्लेस पे कौन आ जाएगा, θ2 आ जाएगा, माइनस कॉस θ1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें, सो W इक्वल टू, यदि मैं इस माइनस साइन को जो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिया था, ये ब्रैकेट के बाहर लिया था, यदि मैं इसको अंदर भेज दूँ तो ये अंदर वाले साइन पूरी तरह चेंज कर देगा, यानी जो माइनस वाला है उसे प्लस कर देगा, जो प्लस वाला टर्म है उसे माइनस कर देगा। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारा वर्क आ गया है। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था, जो वर्क का था, ये इतने सिंपल इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ हुआ है। आपके कोर्स में जो क्वेश्चन है जहाँ पे फिजिक्स का डेरिवेशन में इंटीग्रल डिफरेंशियल के यूजेस होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हमें बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए, बेसिक हमारी क्लियर हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर बता दूँ कि ध्यान दें कि हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि टॉर्क को रख कर दे दिया गया था, उससे हमें रोटेट करना है, क्योंकि टॉर्क डायपोल को रख के दे दिया गया था, डायपोल को हमें रोटेट करना है, तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क उसे घुमाने की कोशिश करता है और घुमाता है, तो घुमाने में उसे थीटा एंगल से घुमाने में कितना वर्क होता है वो फाइंड करना था। वो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया। थ्योरी पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और फार्मूला इसमें ध्यान देना, जो हमारा 11th का ये वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी का यूज़ किया गया है। बस इतना याद रखें कि टॉर्क को हम फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क ही लग रहा है। सो स्टूडेंट्स स्टेप्स काफ़ी इजी करके रख दिए मैंने, जो आपको समझ में आ जाएगी। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।